मैं आशीष राजपुरोहित आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम 2016 और 2018 के पेपर के आधार पर सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की पार्ट यानी भाग अ के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। आज हम बायोलॉजी के पार्ट बी यानी भाग ब के ऊपर डिस्कस करेंगे। वैसे भी भाग ब अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का रीज़न ये है कि 2016 और 2018 का पेपर देखें तो लगभग 60 to 65% जो क्वेश्चन बायोलॉजी की है वो भाग ब से आए, और थोड़ा सिंपल भी है। सिंपल का रीज़न ये है कि इसमें से जो अधिकांश यूनिट्स दे रखी है वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, यानी उन चीज़ों को हमने कभी न कभी महसूस किया, यानी हम जिन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं तो उसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। इस कारण जो भाग ब है वो अपने आप में सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। चलो अपन डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। फिर भी पहले कह देता हूँ कि जो बच्चे अभी तक सिलेबस की हार्ड कॉपी बाहर निकाल के नहीं लाए तो उन भोंदुओं से मेरी दरख्वास्त है कि आप उस हार्ड कॉपी को बाहर निकाल के लाओ और इसके अनुसार आप पैंतरे अपनाना शुरू करो। खास करके ये आज वाला जो भाग है वो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑल ओवर जितने भी एस्पिरेंट है लेबर सेशन के सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथ वाले बच्चे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ने के लिए बोलूँ आपको उसी अनुसार एफर्ट लगाने हैं। चलो आप अपन शुरू करते हैं। ऑल ओवर देखिए, भाग ब में इकाइयाँ 8 है यानी यूनिट्स 8 है, जिसमें से पहली इकाई उसका नाम है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। मैंने इस पहली इकाई को 4 सब पार्ट में यहाँ 4 भागों में मैंने डिवाइड किया। हालांकि आपके जो सिलेबस के ऊपर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो लाइनिंग है वो थोड़ी उल्टी सीधी है, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस के अनुसार इसको रखा है। आप उसके अनुसार जो शब्दावली लिखी हुई है जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप टिक मार देना, हाँ इससे 1 आया, इससे 2 आया, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस के अनुसार इसको लिखा है। देखो मैंने ऑल ओवर 4 सब यूनिट्स बनाई है, जिसमें से पहली है सामान्य शब्दावली यानी जनरल टर्मिनोलॉजी, इसी के साथ है मेंडल के नियम यानी मेंडल्स लॉ। सेकेंडली है वंशागति का आणविक आधार और डीएनए एवं आरएनए की संरचना, लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, डीएनए एवं आरएनए की संरचना, फिर लिखा हुआ वंशागति का आणविक आधार। मैंने उल्टा लिख लिया, उल्टा लिखने का रीजन भी मैं बता दूंगा, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और सेकेंडली है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। थर्ड है गुणसूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। फोर्थ है मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवांशिकी विकार यानी सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। आपके उसमें लिखा वो मैन यानी आदमी के अंदर ना, भाई जो आनुवांशिक विकार है वो मेल के अंदर भी हो सकते हैं और फीमेल के अंदर। तो ऑल ओवर क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। हम इन 4 सब यूनिट्स की बात करें तो इसमें 2016 में 8 क्वेश्चन आए। 2016 में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उसमें से अधिकांश क्वेश्चन इस यूनिट से आए थे। 2018 में भी कितने आए, 3 क्वेश्चन। अब कौन सी सब यूनिट से आए वो अपन देख लेते हैं। पहली सब यूनिट है उसमें 2016 में 1 क्वेश्चन आया, 18 में 1 क्वेश्चन आया। सेकंड जो सब यूनिट है उसमें 16 में 4 क्वेश्चन आए, 1 + 1 + 2, और 2018 में 1 क्वेश्चन आया। थर्ड जो है सब यूनिट यानी गुणसूत्र की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, 2016 में 1 आया, 18 में नहीं। हालांकि 1 आया था क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सेक्शन वाला आया था। भले आप इस क्वेश्चन को यहाँ रखो, यहाँ भले आप इसको सेल बायोलॉजी में लेके जाओ, लेकिन मैंने इसको यहाँ रख लिया। 2018 में कोई नहीं आया। लास्ट वाला है मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवांशिकी विकार, 2016 में 2 आए और 18 में 1 क्वेश्चन आया। ये इनका पैटर्न था। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो मैं बता देता हूँ, तो उसके आधार पर देखो आप समझ जाओगे। देखो पहली जो सब यूनिट है मैं बात कर रहा हूँ 2016 के पेपर की। पहली सब यूनिट में 2016 में 1 क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन आया था मेंडल के नियम से, यानी सामान्य शब्दावली। देखो सामान्य शब्दावली क्या, हम जेनेटिक पढ़ते हो, स्टार्टिंग करते हो, हम पढ़ते जीन, एलील, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ये मोस्टली विषम युग्मजी, सम युग्मजी, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप। तो आपको जीन, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये है सामान्य शब्दावली। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। जो क्वेश्चन आया था 2016 में वो आया था मेंडल के नियम से रिलेटेड। उसमें क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि कोई एक सीक्वेंस दिया हुआ था, उसमें हमें F2PD में कोई लक्षण प्रारूप ज्ञात करना। तो अच्छा क्वेश्चन आया था 2016 में। यदि 2018 की मैं बात करूँ तो इसमें 2018 में
2018 में भी एक न्यूमेरिकल सेक्शन वाला क्वेश्चन था, या कोई अनुपात पूछा था हमें। मेंडल का द्विसंकर संकरण जो क्रॉस है उसमें शायद उन्होंने एक फिनोटाइप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप का कोई अनुपात पूछा था। ये सिंपल था, 2018 में जो क्वेश्चन आया वो सिंपल था, जो 16 में था थोड़ा हार्ड था। तो एक एक ये आए थे। अब मैं बात करूं 2016 और 2018 में सेकंड वाला पार्ट है, उसमें कहाँ पूछा गया। यदि मैं 2016 की बात करूं, 16 में हालांकि 4 क्वेश्चन आ गए थे, वो कहाँ से है देखो। वो क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था डीएनए से रिलेटेड, यानी पुनरावर्ती डीएनए का कुछ बोला था। एक क्वेश्चन आया था डीएनए और आरएनए दोनों से रिलेटेड सीक्वेंस था, कोई मिलान वाला मतलब एक साइड वायरस दिए हुए थे, वायरस अपने आप में दिए हुए थे, और आगे दिया होता कि इन वायरस में कौन से जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, क्या किस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, किस में डबल स्ट्रैंड होता है, किस में डीएनए होता है, किस में क्या होता है क्या नहीं। एक वो क्वेश्चन आया था, यानी 2 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आए थे, और 2 क्वेश्चन आए थे कोडोन से रिलेटेड। हालांकि ऑल ओवर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कोडोन, लेकिन 2 क्वेश्चन आए थे कोडोन से रिलेटेड। एक आया था कोडोन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सेक्शन वाला क्वेश्चन था, और एक आया था एक मिलान वाला कि कौन से कोडोन कौन से एमिनो अम्ल को कोडित करते हैं उसके बिया पे, यानी 2 क्वेश्चन वो आए थे। तो 4 ये हो गए। 2018 की बात करूं तो 2018 में एक क्वेश्चन आया था, वो आया था आरएनए के ऊपर, यानी 3 आरएनए दिए हुए थे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इनमें से पूछा था शायद किस आरएनए की मात्रा हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती, वो ये किया आया था। यदि मैं बात करूं गुणसूत्र की संरचना, तो 2016 में एक आया था, वो भी आया था न्यूमेरिकल सेक्शन वाला। 2018 में ऐसा कुछ आया नहीं। और लास्ट में बोलूं मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवंशिकी विकार, तो 16 में 2 और 18 में एक क्वेश्चन। 16 में 2 कौन से आए थे, 16 में 2 आए थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था 2016 में, एक क्वेश्चन था फिनाइल कीटोनूरिया, जो अपने आप में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सेक्शन वाला आया था शायद। और एक आया था पेडिग्री एनालाइट से रिलेटेड, यानी आपको पैतृक और बच्चे दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा रोग है, क्या है क्या नहीं, कौन सा प्रकार है, वो आया था। और 2018 की बात करूं तो 18 में आया था जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, वो भी था कि हमें कोई सिंड्रोम दिए हुए थे, उसमें कुछ मिलान करना था। ऑल ओवर ये पैटर्न था वहाँ पे। अब देखो, अब आप में से मैथमेटिक्स वाले बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम इन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़े। पहली चीज़ देखो, सामान्य शब्दावली, मेंडल के नियम, मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवंशिक विकार, ये एक पार्ट में आते हैं। कौन सा पार्ट है? बायोलॉजी, एनसीईआरटी क्लास 12th, चैप्टर नंबर 5th, 5वां पार्ट। उसमें आप क्या पढ़ोगे? सामान्य शब्दावली, मेंडल के नियम, और लास्ट वाला मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवंशिक विकार, आप उसमें पढ़ोगे। तो सर बाकी वाले सेकंड वाला चैप्टर है वो पढ़ोगे आप एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 पूरा। हालांकि इस चैप्टर नंबर 6 का नाम भी यही है, वंशागति का आणविक आधार। उसमें हम पढ़ते हैं डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसका मतलब ये जो इन्होंने दिया वंशागति का आणविक आधार, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। कौन सा है? एनसीईआरटी क्लास 12 का 6ठा। अब आप पूछोगे सर गुणसूत्र की संरचना ये हम कहाँ पढ़े? इसे हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। कहाँ पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में कहाँ पे? क्लास 11th में। ये वाला क्लास 11th में पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर है, ये देखो, पहली सब यूनिट और पहली सब यूनिट और लास्ट सब यूनिट, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5th में ये पढ़ेंगे। सेकंड सब यूनिट है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th के 6 नंबर टॉपिक में। और गुणसूत्र की संरचना हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। ये चैप्टर भी मैं आपको बता देता हूँ। सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है क्लास 11th में। किसमें? क्लास 11th में चैप्टर नंबर 8, यानी गुणसूत्र की संरचना वाला ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th एनसीईआरटी, यानी 2 तो चीजें हो गई 12th में और एक हो गई 11th में। अब इसमें एक और मैं मेरी राय लेता हूं। अब यहां आओ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी पे आओगे, कुछ हवा नहीं लगेगी। और सामान्य शब्दावली फब्दावली कुछ इतना दिया हुआ है नहीं सही ढंग से, खास करके मेंडल के नियम भी इतने सही ढंग से नहीं समझाए हुए। ये वाले चैप्टर आपको पढ़ने एनसीईआरटी में, लेकिन कब पढ़ोगे? जब आप इनको एक बार कहीं और से पढ़ोगे। आपने जहाँ से ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है या यूट्यूब के ऊपर आप जिस संस्था के आप वीडियो देख रहे हो,
वहाँ से इस टॉपिक को आप पहले तैयार करोगे, क्योंकि देखो मेंडल के नियम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सेक्शन वाले क्वेश्चन आए उसमें एनसीईआरटी ने इतना समझाया नहीं है, कुछ नहीं समझाया। हाँ, ये आप चीजें पढ़ सकते हो, मनुष्य में लिंग निर्धारण एवं आनुवंशिक विकार जो दिया हुआ वो आप एनसीईआरटी में पढ़ो, 100% कम दिया हुआ और उससे रिलेटेड चीजें आई है। लेकिन सामान्य शब्दावली और मेंडल के नियम आपको बाहर से देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल सेक्शन वाले क्वेश्चन वो उससे नहीं पूछेंगे। वंशागति का आणविक आधार ये आप बाहर से देखें, फिर एनसीईआरटी को पढ़ाए। हाँ, गुणसूत्र की संरचना से रिलेटेड ठीक ठाक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो मैथ वाले बच्चे हैं तो आप पहले इनको कहीं बाहर से पढ़ोगे, और मैं आशा करता हूँ आप मैथ वाले बच्चे पहले से ऑनलाइन कोर्स खरीद के बैठे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार भी कम से कम मैं आशा करता हूँ 5+ क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। 2 चैप्टर है ऑल ओवर मैंने बता दिया। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 2, जिसका नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ऑल ओवर मैंने इसकी 2 सब यूनिट बनाई है, एक है अकशेरुकी संघ, दूसरी है कशेरुकी संघ, यानी नॉन कोडेट्स फाइला और कोडेट्स फाइला। ऑल ओवर देखे 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 18 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा कैसा पैटर्न कि एक बार पूछ ही नहीं रहे, एक बार 3 पूछ रहे हैं। हालांकि ऐसा हो भाई 1-2 क्वेश्चन अप एंड डाउन हो तो अपन माने। देखो 2014-15 में अधीनस्थ बोर्ड नया नया आया था, एक नए नए व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके अंदर जोश ज़्यादा होता है। अब आपने जब लेब असिस्टेंट की तैयारी करना शुरू कर दी उस समय जोश था कि यार इस बार तो कैसे भी करके इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो अपन ढीले पड़ते जाते हैं। यही पद्धति इसके अंदर रही। 2014-15 में ये नया नया आया तो इसने पहला पेपर बनाया था, शायद पहला या दूसरा हो सकता है, उसने बनाया था पटवार का जो पेपर बनाया था बच्चों को हवा ही नहीं लगी थी। हमारे यहाँ सेटअप होता है कि कम से कम आपके 40% बनने जरूरी है, लेकिन पटवार में जिनके 30 32 बने उनको भी बोला कि भाई जी तुम आओ, भाई सीटी खाली रह रही तुम भी आओ। और से ये सेम सीक्वेंस रहा लेब असिस्टेंट में, पैटर्न यही था, कम से कम 40% बनेंगे उनको भी बुलाया जाएगा। लास्ट में उनको भी लिया गया जिनके 35 36% बने थे। रीजन ये था कि सीटें भरी नहीं जा रही थी, लेकिन व्यक्ति नया नया होता है, जोशीला होता है, जैसे जैसे आगे उम्र बढ़ती जाती ढीला होता जाता है। लेकिन 17-18-19 तक आते आते ये थोड़ा ढीला पड़ गया। कौन? अधीनस्थ बोर्ड। फिर उसने जो पैटर्न है एनसीईआरटी की भी यहाँ पे यूज किया, और नॉर्मली हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन वो पूछने लगा। और मैं बाकायदा कह रहा हूँ, चलो बाकी आपकी किस्मत है, मैक्सिमम पैटर्न यही रहेगा, एक ऑल ओवर एक एवरेज पेपर आएगा जो एनसीईआरटी की बिहाफ पे होगा। तो आपको ज़्यादा लोडेबल लेने की चीज़ें है नहीं, और हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो 2016 में कुछ नहीं पूछा गया, 2018 में 3 पूछे गए। 3 में से 2 तो एनसीईआरटी बेस्ड थे, एक एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था। यदि मैं 2 की बात करूं, मैं यदि 3 क्वेश्चन की बात करूं तो 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था योजक कड़ी का। शायद 2 ऐसे फाइला दिए हुए थे जिनमें से जोड़ना था कि इन दोनों फाइला को जोड़ने वाली योजक कड़ी कौन सी है। एक वो आया था जिसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है। आप कहीं से भी कम से कम 8-10 योजक कड़ियाँ याद करें, भले आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, भले आपके पास किसी संस्था के बड़े बड़े नोट्स या मॉड्यूल दूसरे हो, वहाँ से आप कम से कम इस टॉपिक में वो ऐड करने की कोशिश करें। कम से कम 8-10 जो इंपॉर्टेंट योजक कड़ियाँ हैं वो आप याद करने की कोशिश। योजक कड़ियाँ मतलब 2 अलग अलग फाइल है भाई, ऑर्थोपोडा मोलस्का को जोड़ने वाली कौन सी है, या रेप्टाइल्स और एवीज को जोड़ने वाली कौन सी है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी। सेकेंडली क्वेश्चन आया था, इसमें कोई ऑप्शन दिए हुए थे, मेल मिलाप वाला था जो एनसीईआरटी बेस्ड था। मैं कशेरुकी संघ की बात करूं तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, समतापी प्राणी निम्न में से कौन से हैं। निम्न में से समतापी प्राणी कौन से, वो इससे रिलेटेड आया था। हालांकि एनसीईआरटी डायरेक्ट कभी समतापी का नहीं बोलती, लेकिन ऑल ओवर हम जितने भी संघ पढ़ते हैं उसमें जो पीछे वाले 2 संघ हैं कौन से, एवीज और मैमल्स, यानी पक्षी और मनुष्य जिस संघ के अंदर आते हैं वो 2 संघ अपने आप में समतापी होते हैं। समतापी का तात्पर्य ऐसा है कि आप किसी भी वातावरण में जाओ, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो सेम रहेगा, ना अप होगा ना डाउन होगा। देखो सिंपली बात है, बाहर का टेम्परेचर, अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 36 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। लेकिन हम भले मरुस्थल में जाए, भले एक ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में जाए जहाँ टेम्परेचर नेगेटिव होता है, और मरुस्थल में जाए जहाँ टेम्परेचर लगभग 50-55 के आसपास होता है, लेकिन हमारी बॉडी हमेशा टेम्परेचर ऑल टाइम 36 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि हम समतापी प्राणी हैं, ईश्वर ने ऊपर वाले ने ऐसा ही बनाया, और अपने अलावा और कौन से पक्षी है। इसका मतलब एक आया था समतापी प्राणी का अपन को मैच करना था। अब जिसको ये पता है कि एवीज और मैमल्स वर्ग में जितने भी एग्जाम्पल है वो समतापी है, अब उसने उसमें से ऑप्शन ढूंढे, यहाँ ये एवीज के अंदर आता है, ये मैमल्स के अंदर आता है, इसका ये वाला आंसर जाएगा।
तो बेसिकली ऑल ओवर 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 तो एनसीईआरटी बिहार पे थे और एक बाहर से आया था योजक कड़ी वाला, वो याद कर लेना। अब मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे सर कहाँ से पढ़े, ये चैप्टर पूरा पूरा आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, बाहर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाहर बहुत कचरा दिया हुआ है। एनसीईआरटी से पढ़ोगे सर चैप्टर नंबर क्लास 11th चैप्टर नंबर 4th एनसीईआरटी। सर कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, आप सिंपली जो लैंग्वेज दी हुई थोड़ा बहुत रटा मार लेना। हालांकि सीक्वेंस ये होता है कि पहला ये आया, मतलब अपन ओल शुरू करें तो ऐसा होता है कि हाँ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, टिनोफोरा की जो पोरीफेरा इसमें कोशिका थी, कोशिकाओं ने समूह बनाया लेकिन उत्तक नहीं बना, फिर आगे गया उसमें उत्तक बने, अंग बने, वो मतलब वृद्धि विकासशील वाला सीक्वेंस वो सेम है, यही पढ़ते जैसे हम पादपों में पढ़ते उसी प्रकार इसमें भी पढ़ते वो। और एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए वो आपको याद करने, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं। ज़्यादा एग्जाम्पल है, मैं बाकायदा कह रहा हूँ, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। जो एग्जाम्पल दिए हुए भाई पोरीफेरा के, ऑर्थोपोडा के, जो वो आपको याद करने हैं। और इसके अलावा आप 8-10 जो योजक कड़ियाँ है यानी कनेक्टिंग लिंक है वो आपको याद करनी है। तो ये वाला था इकाई नंबर 2। चलो समझ में आया। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 3। चलो समझते हैं हम इकाई नंबर 3, जिसका नाम है मानव शारीरिकी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ऑल ओवर देखें तो इस पूरे टॉपिक में 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया और 18 में एक। इसकी 3 सब यूनिट है, जिसमें पहली है मानव में पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंडली श्वसन यानी रेस्पिरेशन, थर्ड है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ऑल ओवर देखें तो इन सब यूनिट्स के भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिसमें प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइम यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। सेकेंडली उसमें गैसों का विनिमय, ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस यानी गैस एक्सचेंज, ऑक्सी एंड अनऑक्सी रेस्पिरेशन, क्रेब को क्रेब भी बोलते हैं इंग्लिश में, साइकिल ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस। लास्ट जो उत्सर्जन है इसमें उत्सर्जी पदार्थ, वृक्क की संरचना एवं कार्य की यानी स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। यदि मैं 2016 की बात करूं, एक क्वेश्चन आया था, वो आया था इस लास्ट वाले सब यूनिट से। यानी ये क्वेश्चन एक अपने आप में उत्सर्जन और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से रिलेटेड है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन दोनों से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। 2018 की बात करें तो इसमें भी एक क्वेश्चन आया, वो था पाचक एंजाइम से रिलेटेड, यानी 2 क्वेश्चन आए। वैसे अपने आप में बढ़िया टॉपिक है, फिर भी एक एक क्यों पूछ रहे हैं मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही बायोलॉजी में लंबे चौड़े दिए हुए टॉपिक्स, इस कारण किसी में से एक पकड़ लेते हैं, किसी में 2 पकड़ लेते हैं क्वेश्चन। अब जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो सोच रहे हैं सर इनको कहाँ से पढ़े, क्या है क्या नहीं। चलो देखो, ये 16 नंबर चैप्टर, 9 नंबर चैप्टर किस में है। देखो पहली चीज़ है 16 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 14 नंबर और 19 नंबर, 5 चैप्टर है जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी में। देख लो यहाँ पे क्लास 11th की एनसीईआरटी में। अब आप कैसे पढ़ोगे, देखो 16 नंबर चैप्टर है वो अपने आप में पूरा है, मानव में पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ोगे। उसमें क्या आप चैप्टर को शुरू करो ना, स्टार्ट में क्या बेसिकली चीज़ें दी हुई कि पाचन खुद क्या होता है, फिर अपने मुंह में आ जाते कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्या है क्या नहीं, वो फॉर्मूला, फिर ग्रसिका, आमाशय, फिर उनका डिवाइड किया हुआ, आपको पूरा पढ़ना है। आपको ये चीज़ें तो 16 नंबर पार्ट में मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता में प्रोटीन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, वसा फैट क्या होती है, किस प्रकार की होती है, क्या है क्या नहीं, ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, यानी जैव अणु करके 9 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी। उसमें इनके बारे में थोड़ा बहुत विस्तार पूर्वक बताया हुआ है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संख्या संरचना, वो पाचक एंजाइम आपको चैप्टर नंबर 16 में मिल जाएंगे। देखो चैप्टर नंबर 16 पूरा पढ़ना है, उसमें ऑल ओवर मिल जाएगा, मानव में पाचन तंत्र और पाचक एंजाइम भी 16 मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 में क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको प्रोटीन के बारे में मिल जाएगा, शर्करा और वसा के बारे में मिल जाएगा। आपको विटामिन कहीं और से पढ़ने पड़ेंगे और इम्पोर्टेंट भी है भाई जी। विटामिन एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं, हाँ जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर विटामिन के बारे में दिया हुआ, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके लिख लेना। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील ADEK। फिर उनके प्रकार भी ध्यान रखना है कि ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल, कैल्सीफेरोल, शायद मैं तो भूल गया, ए को बोलते रेटिनोल, डी को बोलते कैल्सीफेरोल, ई को बोलते टोकोफेरोल, के को बोलते मैनेडियोल करके, वो नाम भी आपको ध्यान रखने। फिर उनके यूजेज उपयोग क्या है, उनकी कमी से होने वाले डिसऑर्डर क्या है वो ध्यान रखने, ये इंपॉर्टेंट भाई, विटामिन वाला याद कर लेना, ठीक है।
तो बाकी 16 नंबर 9 नंबर चैप्टर में मोस्टली ये चैप्टर अपने आप में 16 नंबर। अब सेकेंडली बात करूँ श्वसन है चैप्टर नंबर 17 में। हालांकि 17 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम ही ऐसा है, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन एवं गैसों का विनिमय 17 नंबर में पढ़ोगे। बाकी 14 नंबर चैप्टर ये अपने आप में आता है प्लांट फिजियोलॉजी में। किस में आता है? प्लांट फिजियोलॉजी। हालांकि ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन करवाई थी भाग अ में। उसमें आप क्या पढ़ोगे? ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में उसके बारे में लिखा हुआ है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? हालांकि जो हमारे अंदर चलता है वही पादप के अंदर चलता है, श्वसन से रिलेटेड चीजें। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है ये आप पढ़ोगे उस चैप्टर से। भले आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे, मतलब 17 और 14। फिर है उत्सर्जन, ये ऑल ओवर 19 नंबर चैप्टर। आप एनसीईआरटी पढ़ना, विटामिन कहीं बाहर से ढूंढ लेना अलग बात है। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस यदि एनसीईआरटी का समझ में नहीं आ रहा तो आप बाहर से देख सकते हो। बाकी चीजें ऑल ओवर एनसीईआरटी में पढ़ोगे, खास करके पाचन है, श्वसन है और उत्सर्जन पूरा एनसीईआरटी में पढ़ना। उत्सर्जन में भी उत्सर्जी पदार्थ, एक्सटरी क्या बोलते क्या इसको, एक्सरेटरी सब्सटेंस, ऑल ओवर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में। क्या किस में पढ़ोगे? एनसीईआरटी में। अब देखो उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं? मोस्टली 3 प्रकार के, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। दिमाग में बैठा देना। फिर आप इसमें से क्या पढ़ोगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है। फिर पढ़ोगे किसके उत्सर्जन में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती। फिर इनके एग्जाम्पल पढ़ोगे। एग्जाम्पल पूछे जाते कि निम्न में से किस जंतु में यूरिया का उत्सर्जन होता है, या निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, या निम्न में से किस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई जी, ध्यान रख लेना। उत्सर्जी पदार्थ एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया हुआ, आप वही एग्जांपल ध्यान रखना। फिर है वृक्क की संरचना यानी किडनी की स्ट्रक्चर। ऑल ओवर आप पढ़ोगे नेफ्रॉन होता है क्या, नेफ्रॉन में पीसीटी, डीसीटी, हेलने का लूप और इसकी फिजियोलॉजी कार्य की, यानी ये उत्सर्जन में कैसे भागीदारी दर्शाता है, ये आपको पढ़नी है। तो 16 में एक आया 18। अब आप मैथ वाले सोच रहे हो सर ये लंबा छोड़ा यार, इतना कब पढ़ पाएंगे, एक आ रहा है। देखो भाई जी कंपटीशन है बाकायदा। आप यदि गिव अप करोगे, सरेंडर करोगे तो आप ही पीछे रहोगे। इस बार अधिकांश बच्चों की राजस्थान जीके वाले पोर्शन बहुत बढ़िया है। जिनकी राजस्थान जीके वाले बढ़िया उनकी साइंस थोड़ी कमजोर होगी, और अधिकांश की साइंस बढ़िया तो उनका जीके वाले कमजोर है। लेकिन समझौता नहीं करना, पढ़ना है भाई जी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। और बाकी और भी डाउट आया तो आप शेयर कर लेना। फिर भी जो चीज़ें बोल रहा हूँ जहाँ से वो चैप्टर उठा के आपको तैयार करने हैं। वैसे सही ढंग से कहूँ यार, ये लिख लिख के बहुत दोहरा काम है। मेरी खुद की हालत, मतलब लिखो वो फिर परेशानी हो रही है, फिर भी बढ़िया है। चलो अपने कारण किसी का भला हो जाए। मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैं आ रहा हूँ आपके लिए बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भाई जी पढ़ना पड़ेगा। लगे तो तुम्हें फायदा है, उसके बाद तुम्हारे गार्जियन को फायदा है, अपन को कुछ फायदा नहीं। हाँ इतना है कि लाइफ में मैं सोच के बैठा हूँ कुछ अच्छा ही करना है, उसके लिए ये चीज़ें मुझे आज प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही। मैं ये नहीं सोच के बैठा हूँ कि मैं चीज़ें कर रहा हूँ मेरे रुपए आएंगे वो आएंगे, ऐसा होगा वो नहीं। हाँ ये सोच के बैठा हूँ कि यार टीचिंग से रिलेटेड मुझे आगे जाना है, उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म चीज़ ये प्रदान कर रही है। हालांकि वर्तमान स्थिति वास्तविकतापूर्ण रखूँ, 3 महीने में मुझे अधिकांश ऐसे बोलते हैं कि लोग आ रहे मेरे पास कि आशीष एक अच्छा समय है कि चलो अपन कमाते हैं, इस दौरान अपन अपने ऐप बनाते हैं, या टीच पेंड ऐप करके कोई आता है उसको अपनी क्लास से अपन डालते हैं, बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, बोलने का तरीका तेरा अच्छा, खास करके एक्सप्लेन भी अच्छा कर देता है वो वास्तविक तो अपन देखो समय भी नहीं। और अभी तक मैंने ये नहीं सोचा कि भाई जी अपन रुपये कमाएंगे। अरे ज़िंदगी आगे पड़ी है, रुपया कमा रहा हो, ठीक है। पहली चीज़ है कि मेरे खुद की भी सपने, उसके लिए मुझे लग रहा है कि नींव या बेस ये मुझे प्रदान करेगा जिसके थ्रू आप जुड़ रहे हो। जहाँ संभव मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैं आपके लिए आ रहा हूँ, मैं आपके लिए वक्त निकाल रहा हूँ, आज मेरे वो हो गया तो फिर भी आ गया वो नहीं है। चलो आपके ये चीज़ें बढ़िया हो जाती है, चलो और कुछ न कुछ नहीं, चलो रुपये तो मैं भाई जी आपसे ले ही नहीं रहा हूँ, वो नहीं मेरी टेंडेंसी है। कम से कम एक चीज़ बाकायदा आपसे मिल रही, वो शायद हर किसी को नसीब नहीं होती, वो है आपकी दुआएं, वो है आपका प्रेम। ये बना के रखना। जहाँ संभव आप बड़े बड़े सपने पाल के बैठे हो तो बढ़िया वो अचीव करो। मेरे भी खुद के सपने कि यार मैं भी एक बड़े ओंदे पे जाऊँ, तो कुछ और ना तो ऊपर वाले से, ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, वाहिगुरु से, आप जिस भी मजहब से हो तो उसको कभी कभी दुआ में बोल देना भाई जी इसका भी अच्छा ही हो जाए। यही चीज़ें चलो आप तैयार करो। अब हम डिस्कस करेंगे इकाई नंबर 4। चलो अपन डिस्कस करते हैं इकाई नंबर 4, जिसका अंदर सब टॉपिक्स है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, और सेकेंडली है
अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ऑल ऑफ देखे अपन, जो पहली सब यूनिट है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो है हृदय की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, एंटीजन एवं एंटीबॉडी यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड क्लॉटिंग, लिम्फ ग्लैंड्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सेकेंडली जो सब यूनिट है उसका नाम दिया है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके हार्मोन यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दियर हार्मोन। ऑल ऑफ देखे 2016 में 3 क्वेश्चन आए और 2018 में 1 क्वेश्चन आया। सेकेंडली जो सब यूनिट है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हालांकि जो मैंने पीछे जो दूसरी या तीसरी इकाई आपको समझाई थी उसमें मैंने बोला था कि एक ऐसा क्वेश्चन आया जो उत्सर्जन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों से रिलेटेड था, इस कारण मैंने उस क्वेश्चन को वहां रख लिया। तो ऑल ऑफ देखे तो 18 में 1 और 16 में 3 क्वेश्चन आए। अब यदि मैं चैप्टर की बात करूं तो एनसीईआरटी क्लास 11th, एनसीईआरटी मैथ वाले ध्यान दें, एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 18 इससे रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 22 यानी लास्ट जो चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का वो है इससे रिलेटेड। आप 22 नंबर चैप्टर पूरा पढ़ लेना, इसके लिए जो सेकेंडली सब यूनिट है उसके लिए आप 22 नंबर चैप्टर पढ़ लेना। 18 नंबर चैप्टर है वो काफी हद तक इन चीजों को पूरा कर लेता है, लेकिन 2016 का जो पेपर 3 क्वेश्चन आए थे उसमें से अधिकांश चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी आई थी। हालांकि जो मैं अब क्वेश्चन आपको 3 बताऊंगा वो इनसे है तो रिलेटेड, लेकिन एनसीईआरटी इतना जिक्र नहीं करती। फिर भी जो चीजें मैं एनसीईआरटी से बोलूँ वो वहां से तैयार कर लेना, बाकी चीजें आप बाहर से देखना। जो 3 क्वेश्चन थे और चौथा 18 क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ। यदि मैं 16 की बात करूं, 16 में जो 3 क्वेश्चन आए थे इसमें से एक क्वेश्चन था HLA, एक था HLA यानी ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन करके। हालांकि एनसीईआरटी लंबा चौड़ा इसका इतना डायरेक्टली जिक्र नहीं करती, HLA से रिलेटेड यानी एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी इतना जिक्र नहीं करती। सेकेंडली एक क्वेश्चन आया था इसमें रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक फैक्टर होते यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते उनसे रिलेटेड आया था, यानी रक्त का ये पड़ा रक्त का थक्का जमना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। फिर भी थक्का जमने में जो सहायक फैक्टर होते या क्लॉटिंग फैक्टर होते उनका डायरेक्टली एनसीईआरटी विस्तार पूरी जिक्र नहीं करती। एक क्वेश्चन फिर भी आ गया इससे। एक क्वेश्चन आया था रक्त का निर्माण करने वाली सेल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यानी हमारे शरीर में आप में से अधिकांश बच्चों को पता होगा हमारा जो ब्लड है उसका निर्माण होता है हमारी हड्डियों में, बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में। लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था होती है उस दौरान कोई और ऑर्गन होते जो रक्त का निर्माण करते, एक इसका भी आया था, लेकिन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी जिक्र करती, ज्यादा नहीं करती। यानी 3 क्वेश्चन 2016 में आए थे, वो 90% तो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, लेकिन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी जिक्र करती है, लेकिन आई एनसीईआरटी से बाहर थे। और एक क्वेश्चन 18 में आया था, वो आया था हृदय की संरचना से रिलेटेड, जो चीजें आपको एनसीईआरटी में बाकायदा मिल जाएगी। अब देखो हृदय की संरचना आप एनसीईआरटी पढ़ लेना। हृदय पता है क्या होता है मैथ वाले? हृदय मतलब हाँ सर वही यहाँ पे धक धक कर रहा है, दिल बोलते हैं आम भाषा में। पता है क्या काम होता है इसका? अब जो मैथ वाले वो शर्मा रहे, सर ये क्या पूछने की बात, हृदय का वही काम होता है जो आपको पता है। क्या? इश्क मोहब्बत प्यार व्यार, यही सोच रहे होंगे सर, यही धड़कता है ज़्यादा, कुछ न कुछ करता होगा तभी तो इससे रिलेट करते। आपने देखो अपनी स्कूल लाइफ में 5वीं 6वीं में ऐसा कुछ बनाया होगा, ऐसे करके। यहाँ भी बनाते हो, कभी बनाते हो, फिर इसके अंदर एक तीर घुसा से ऐसे करके, फिर ऊपर की ओर मम्मी का नाम लिखते हो, नीचे पापा का लिखते हो। हाँ या ना? ये किया है नहीं? हाँ सर किया तो ऐसा सब कुछ बनाया है, तीर भी निकाला, लेकिन आप मम्मी पापा का नाम बोल रहे हो, ए तो गप्पे। हाँ नाम तो हमने इसमें लिखे थे, लेकिन मम्मी पापा के नहीं लिखे थे, किसी और के लिखे थे। अरे बनाया नहीं बनाया, इसका मतलब हृदय हार्ट आते आपके माइंड में आता है कि प्यार मोहब्बत, लेकिन हृदय का वास्तविकता में कारण क्या होता है? बायोलॉजी वालों को पता होगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। जिस प्रकार हम हमारे घर के ऊपर या छत के ऊपर जो टंकी होती है उसमें पानी डालने के लिए मोटर को ऑन करते हैं, वो वाइब्रेट होती है, हिलती डुलती रहती है, फिर वो पानी ऊपर की ओर सप्लाई करती है। इसी प्रकार हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई करने के लिए हृदय काम करता है, तभी तो पंप करता है, तभी तो धड़कता है। तो हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है, अरे इसको मोहब्बत छोड़ो, हृदय का काम है हमारी बॉडी के अंदर रक्त को पंप करना। ठीक है, चलो ये आप एनसीईआरटी से तैयार करना। रक्त का संगठन,
यानी हम रक्त में पढ़ते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स, फिर उनके भी WBC के भी प्रकार दूसरे, ये चीज़ आपको NCERT मिल जाएगी चैप्टर नंबर 18, वहाँ से तैयार कर लेना। रक्त समूह भी ठीक ठाक समझाया हुआ NCERT, वहाँ देख लेना। रक्त का थक्का जमना जिक्र है लेकिन कम है, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर होते हैं इनके बारे में नहीं बोला हुआ, वो आप बाहर से कहीं से आप तैयार कर लेना। लसिका ग्रंथियों का भी इतना जिक्र नहीं है। एंटीजन और एंटीबॉडी, ये भी चीज़ें थोड़ी बहुत NCERT में है, फिर भी आपको बाहर से मिले तो आप तैयार कर लेना। लेकिन NCERT में चैप्टर कौन से 18 और 22 नंबर आप पूरा का पूरा किस में पढ़ोगे? NCERT में, आउट ऑफ NCERT नहीं पढ़ना। चलो, ये थी इकाई नंबर 4। बाकी वाली इकाइयाँ 5, 6, 7, 8 मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लंबा चौड़ा वीडियो बन गया। कल बाकायदा 100% आऊँगा। मैं तो वाले बोलेंगे सर आज ही समझा दो, अब आप ही बोलते हो हर बार कि यही समय है जो हमें बोलता है कि वास्तविकता में समय क्या होता है, अब जल्दी जल्दी बता दो, हम कर लेंगे। वैसे लंबा चौड़ा बन गया, मैं बाकायदा 100% कल सेकंड वाला इसका जो आप मान सकते हो कि ब का भी सेकंड पार्ट में 100% लेके आऊँगा। ये चीज़ें थी जहाँ संभव मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने कर दी। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बाकायदा समझ में आई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैंने ऑल ऑफ क्वेश्चन लेने की कोशिश की, कोई मैंने मिस नहीं किया। फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप बाकायदा बोल सकते हो। लेकिन पिछले वाला जो पार्ट था उसमें मैंने एक क्वेश्चन में बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिस कर गया था। रोजी वाला कोई ट्रांसजेनिक एनिमल से रिलेटेड था, फिर भी बच्चों ने नीचे मेंशन कर दिया था कमेंट के अंदर। इंसानी गलती हो जाती है, हाँ या ना, छूट ही जाता है। तुम अब क्या करते हो, कभी कभार फिजिक्स से क्वेश्चन करते हो जल्दी जल्दी हड़बड़ा में 2 गुणा 3 बराबर 5 लिख लेते हो, फिर यार सिली मिस्टेक हो गई, गड़बड़ हो गई, 2 गुणा 3 होना तो 6 चाहिए 5। ऐसे हमसे भी गलती हो जाती। वैसे मैं लैब में भी 1-2 ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ गया था। चलो, ये चीजें थी, बाकी वाले पार्ट में कल लाऊंगा। बढ़िया पढ़ते रहिए, कचरा निकालिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बेस्ट ऑफ लक। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जितना संभव हो सके उतना पढ़े और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।